सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में जिमैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिमैक्स एक्सरसाइज की। तो ये किन किन के बीच होता है? तो जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इस बार ये इसका 7वां संस्करण है जो कहां पे हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। ये पॉइंट्स याद रखना। और आप देखोगे 2023 में जापान के साथ हमारी ये तीसरी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने जापान के साथ एक तो वीर गार्जन एक्सरसाइज की थी और एक धर्मा गार्जन एक्सरसाइज की। कहां पे? दोनों हमने जापान में की। और इस बार ये जिमैक्स एक्सरसाइज हम कर रहे हैं भारत में विशाखापत्तनम में। ये आप ध्यान रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का मैं आपको रिवीजन करा दूं जो 2023 में हुई है। जैसे कि एक तो याद रखना मिस्र, इजिप्ट के साथ हमने पहली बार एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और राजस्थान के जोधपुर में अभी हमने सिंगापुर के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था जिसको कहते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। अभी हमने फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया, फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी किया और अभी फ्रांस के साथ हमने इनफेन एक्सरसाइज किया था। अभी डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी 20 अफ्रीकी देशों के साथ हमने एफ इंडेक्स एक्सरसाइज किया पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और आपको पता है जब भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी किसी एग्जाम में ये एफ इंडेक्स वाला प्रश्न पूछा गया था। तो डेली अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो नए करंट अफेयर्स के प्रश्न तो मैं आपको कराता ही हूँ जो आपको हर कोई कराते हैं, लेकिन यहां पे आपको पुराने करंट अफेयर्स का मैं पूरी कोशिश करता हूं कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स रिवाइज करा सकूं, ताकि बार बार जब मैं आपको रिपीटेशन कराऊंगा तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में फीड हो जाएंगी और जब उससे संबंधित आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये चीज पढ़ी पढ़ी लग रही है। तो रिविजन का यही फायदा होता है। अभी कुछ और आपको याद दिलाऊं तो हमने यूके के साथ एक कोंकण एक्सरसाइज किया था, यूके के साथ हमने अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी किया, अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया नाम से एक्सरसाइज किया हमने। अच्छा यूं बताओ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ किया? इंडोनेशिया के साथ। कहां पे? इंडोनेशिया में ही। अभी मालदीव के साथ हमने 2 एक्सरसाइज किए थे, एक्यूवेरिन और एक था एक्सरसाइज। और अभी सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा आधव अर्जुन को। तो आधव अर्जुन ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अभी इन्हीं को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। जबकि पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कुलविंदर सिंह गिल, इनको इसका महासचिव चुना गया। और इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। डॉक्टर के गोविंदराज का नाम आपने सुना था ना, पढ़ा था हमने, जिन्हें अभी इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया था। तो वो नाम भी याद रखना, उसको मत भूलना। वैसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मीज, स्विट्जरलैंड में। पता है बाकी आपको ये जो मोहम्मद तैयब इकराम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे और मोहम्मद जलूद ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। तो देखो इसी से संबंधित मैंने आपको प्रश्न भी रिवाइज करा दिए। बास्केटबॉल में भी देख लिया, वेटलिफ्टिंग का भी देख लिया और हॉकी का भी देख लिया। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। और किससे लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से? फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया? क्या उद्देश्य है? तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। और इस टेलीस्कोप का नाम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाने वाले यूक्लिड के नाम पे रखा गया है। भाई फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड को ही कहा जाता है और उन्हीं के नाम पे है ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप 6 साल तक काम करेगा। टेलीस्कोप से आपको याद आएगा एक जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपने पढ़ा था। किसने लॉन्च किया था? नासा ने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसे नासा ने लॉन्च किया था।
अभी वैसे भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया, सबको पता होगा, उत्तराखंड में। अच्छा, ये पता है क्या आपको कि नासा ने अपने एक टेलीस्कोप जिसका नाम रखा था WFIRST, जिसका फुल फॉर्म भी बता दूं आपको, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, तो इसका नाम बदल के किसके नाम पे रख दिया, तो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रख दिया, जिसे ये कब लॉन्च करेंगे, 2027 में लॉन्च करेंगे। वैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिला दूं। इसकी स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर इसका मिलेगा पेरिस में। और हमने पढ़ा था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये एनविजन नाम से एक मिशन लॉन्च करेगा 2030 में, वीनस के लिए है ये मिशन। और दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और उन अंतरिक्ष यात्री का नाम है जॉन मैकफॉल, ये ब्रिटिश पैरालंपिक हैं। और आपको याद हो तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए एक जूस मिशन भी लॉन्च किया था। जूस का मतलब यहाँ पे हो गया जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। क्या ये पॉइंट्स आपको याद थे? क्योंकि ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूके के द्वारा किसे हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कार्तिकी गोंजाल्वेस को। अच्छा, आपको याद है अभी 2023 के ऑस्कर अवार्ड्स, जो कि इसका 95 नंबर का संस्करण था, ये भारत में बात करें तो भारत के एक तो जो RRR मूवी का गाना है नाट्टू नाट्टू, उस सॉन्ग को मिला था बेस्ट सॉन्ग के कैटेगरी में। और उस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी याद रखना, MM कीरावनी है। चलो बताओ, अभी MM कीरावनी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया, चलो उत्तर दो इसका। तो एक तो ये नाट्टू नाट्टू सॉन्ग हो गया, इसके अलावा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी थी, द एलिफेंट विस्पर्स, कई बार बताया मैंने आपको, और इसी के डायरेक्टर थे कार्तिकी गोंजाल्वेस। तो अभी उन्हीं को यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, हाथी से मैं पहले तो एक प्रश्न पूछूंगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? इसका उत्तर दो। बाकी सलमान रुश्दी, अभी इनकी लेटेस्ट बुक आई है विक्ट्री सिटी, और अभी जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार भी मिला इनको। डॉक्टर नित्या इब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला, और बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। मैंने आपसे पूछा विश्व हाथी दिवस ये हम मनाते हैं जब हम विश्व युवा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड यूथ डे, 12 अगस्त को। और अभी गज उत्सव मनाया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब आया था? 1992 में। बताओ किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया था? तमिलनाडु ने। और भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल आपको मिलेगा मथुरा में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है ये, जो अभी नई दिल्ली में हुआ, 5 जुलाई को हुआ। तो इसका उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करना। वैसे हमारा लक्ष्य क्या है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का। तो आंसर होगा 2070 है। तो ये तो हो गया हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आपको याद है भी संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अच्छा, पहले तो यूं बताओ, विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये किस देश ने चलाई थी? जर्मनी ने। और विश्व की दूसरी और एशिया की पहली किसने चलाई? चाइना ने। और भारत की पहली चलेगी दिसंबर 2023 में, इस साल के एंड में। ये हरियाणा में चलेगी। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे स्थापित करेगा? पुणे में। अच्छा, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या हो गया? जिनके परमाणु संख्या तो सेम होती है, समान होती है, पर जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है। तो नीचे वाली संख्या परमाणु संख्या को बताती है और ऊपर वाली संख्या परमाणु भार को। जैसे कि 1H1 मैंने लिखा, तो ये क्या बताएगा? ये प्रोटियम है। 1H2 रिप्रेजेंट करेगा ड्यूटेरियम को, और 1H3 ट्रिटियम को। तो देखो नीचे वाली संख्या समान है, यानी कि परमाणु संख्या समान है,
और ऊपर वाली चेंज हो रही है, यानी कि परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ये आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। ऐसे आपको समझ में आएगा, तो ये ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा MU नायर को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी अभी जनार्दन प्रसाद, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 52वें डायरेक्टर जनरल बने। अर्नब बनर्जी सीएट के MD CEO बने, सीएट जो टायर कंपनी है। के कृतिवासन TCS के CEO बने ये। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में साइबर से 2-3 प्रश्न आपको याद आएंगे कि पहला प्रश्न तो ये कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और बताओ, अभी नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियन कंट्री कौन सा बना था? साउथ कोरिया। और अभी नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज का आयोजन किया था, कहाँ पे? एस्टोनिया में, जिसको कहते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है लॉक्ड शील्ड। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात के महसाणा में देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला भी रखी गई है। किसने रखी? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PPP मॉडल के जरिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का आह्वान भी किया है। और ये जो महसाणा में बनाया जा रहा है मोती भाई चौधरी साकर सैनिक स्कूल, ये 20वां ऐसा स्कूल होगा जो PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। सहकारी से याद आएगा, अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया 3 जुलाई को, और एक सैनिक स्कूल आपको जरूर याद होगा। चलो बताओ, किस राज्य में था वो सैनिक स्कूल जिसका नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। यहाँ टेलीमानस में इसकी फुल फॉर्म हो गई मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो अभी इसे श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर जम्मू कश्मीर हेल्थ कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया। ये चैटबॉट संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। अच्छा, चैटबॉट से आपको याद आएगा कि अभी गूगल ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था? बार्ड। और रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, जबकि यूएस की एक कंपनी है ओपन AI, और उसने चैट GPT लॉन्च किया था। और किसने ग्रामीण भारत के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जुगलबंदी, उसको लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहाँ पर अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, अभी इन्होंने अक्षर रिवर क्रूज को लॉन्च किया। कहाँ पे? साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में। और इस अक्षर रिवर क्रूज की बात करें तो लंबाई इसकी 30 मीटर है। लगभग 165 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी है इतनी की। और दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा भी आपको याद आई होगी, गंगा विलास उसका नाम है, वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में चल रही है। और MV एक्सप्रेस का नाम भी याद है क्या? ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है जो कि चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। और 2022 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो याद रखना, अभी गृह मंत्री जी ने कहाँ पर अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया? तो गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को बेचने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अभी कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ई-सरस एप्लीकेशन। तो रूरल मिनिस्ट्री यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनाए गए उत्पादों, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया इस मंत्रालय ने। क्या नाम है? ई-सरस एप्लीकेशन। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही इसी मंत्रालय ने जलदूत नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अच्छा, इसी तरह से कुछ एप्लीकेशन पोर्टल्स में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो अभी
पशुपालन मंत्रालय ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया था, पढ़ा था अभी हमने। और बताओ अंतरदृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। और संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया था हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। साथी पोर्टल को लॉन्च किया था कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और अभी झरनी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया था? झारखंड ने। और मुझे बताओ ई अधिगम योजना को किसने शुरू किया था? हरियाणा ने। और ई समाधान पोर्टल इसको यूजीसी ने लॉन्च किया था, जबकि ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था ई व्हीकल के लिए। और ई समाधान पोर्टल ये यूजीसी ने लॉन्च किया था। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम हमारी जो फटाफट रिवीजन वाली सीरीज चल रही है, तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हमारे इतिहास में जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका समय काल था 1772 से लेकर 1785 तक। और इन्हीं के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इन्हीं के समय आया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय। और इनके बाद यानी कि 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इनके समय स्थायी बंदोबस्त लाया गया भारत में और इन्हें सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है भारत में। फिर इनके बाद 1793 से 1798 तक सर जॉन शॉर ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने और इनके समय 1793 का चार्टर एक्ट आया था। फिर उनके बाद 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने और इनके समय भारत में सहायक संधि आई थी और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। फिर उनके बाद 1805 से लेकर 1807 तक सर जॉर्ज बार्लो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इनके समय में ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं। फिर उनके बाद 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने और इनके समय 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी और 1813 का चार्टर एक्ट भी इन्हीं के समय लाया गया था। फिर 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स और 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी इसमें बाकी और भी है, लेकिन आपको पता है डेली हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इस फटाफट सीरीज में। बाकी आगे का हम कल पढ़ेंगे, टू बी कंटिन्यू। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे, या यूं कह दूं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, क्योंकि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं वही आपके भारत के गवर्नर जनरल बने। देखते हैं किस किस को आता है, उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। अभी लाइक नहीं करा, अब एंड भी आ गया तो कर दो लाइक प्लीज, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है इसको। तो पहला प्रश्न पूछा था 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में किसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया, तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। फिर आपसे पूछा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने कुवैत को हराया। फिर आपसे पूछा ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में। फिर आपसे पूछा 2022-23 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का किसे नामित किया गया, मनीषा कल्याण को। फिर आपसे पूछा दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट के भंडार कहाँ मिले, तो आंसर होगा नॉर्वे में। फिर आपसे पूछा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी/सीईओ कौन बने, देवदत्त चंद। फिर आपसे पूछा आसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया भारत में, श्रद्धा कपूर को। फिर आपसे पूछा भी केंद्र सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का कार्यकाल बढ़ा दिया, नाम बताओ, ब्रजेंद्र नवनीत। फिर आपसे पूछा अभी किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप को जीता, हरियाणा ने जीता। और फिर आपसे पूछा था अभी वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अजित आगरकर को। तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन को लाइक जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, प्लीज़ एक बार शेयर जरूर करना। बाकी क्विज इनके बना करके अपलोड कर दी गई क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेक्शन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य में लीगो वेधशाला स्थापित की जाएगी। लीगो का मतलब हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो ये स्थापित होगी महाराष्ट्र में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।